श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मनुष्य अपनी चेतना के हिसाब से ही अपने नव जीवन का चयन करता है। अब ये चेतना आती कहाँ से है? आपके अनुभवों से। अनुभव कहाँ से आते हैं? आपके सेंसेस से। आप जहाँ जाते हो, जो करते हो, जो सीखते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में सेव होता है। फिर वो आपके डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में कैसी भी संभावनाएं, सिचुएशंस क्यों नहीं हो, आपको अपने सेल्फ टॉक पे ज़रूर काम करना चाहिए। बिकॉज आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप बिल्ड कर रहे हो, ये आवश्यक नहीं कि आज ही आपको मिले। ये यात्रा अनंत जन्मों की है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह। चारों युग हजार हजार बार बदलते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का दिन होता है एक दिन। इसे कल्प कहते हैं। महाकल्प की बात करेंगे तो लगभग 4 बिलियन साल की जर्नी हमारी इस पृथ्वी पर है, जहां पर अनेक बार हम आ चुके हैं। और हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमारी चेतना हमें वो सब कुछ करने को भेजती है जो हमारे कर्मफल शेष रह जाते हैं। वर्तमान जीवन भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही ये मिला है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु। और इसी जीवन में आगे बढ़ते हुए जो ये वर्तमान गोचर है, जहां पर इस मई के महीने में 11 मई से ये गोचर आरंभ करेगा। मंगल, फिर शुक्र 14 मई, फिर सूर्य बुध 15 मई। ये इन 4 ग्रहों का गोचर है। मंगल हर 1.25 दिन में राशि बदलता है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। अन्य चारों ग्रह कोई स्थान भाव परिवर्तन करते हुए नहीं दिखेंगे, चाहे वो गुरु हो, राहु हो, केतु हो या शनि हो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि इन ग्रहों का गोचर मीन राशि के लिए, आपके लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए, स्टार्ट करते हैं मंगल से। 11 मई 2026 को मंगल देव का परिवर्तन एक लंबे समय के बाद आपके लिए आपके दूसरे भाव धन भाव में हो रहा है। आपके लिए मंगल धनेश भी है। धनेश का एक लंबे समय के बाद अपने घर में आना और आपके पंचम भाव को इम्पैक्ट क्रिएट करना, आपके अष्टम भाव को इम्पैक्ट क्रिएट करना और आपके 9th हाउस को भी इम्पैक्ट क्रिएट करना। ये मंगल आपको पैतृक संपत्ति, ये मंगल आपको धार्मिक यात्राएं, ये मंगल आपके संतान, शिक्षा, प्रेम इत्यादि से संबंधित भी लाभ, क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ पैसों का नहीं होता, सेकंड हाउस एडिशन का है, गेन्स का है। तो आपको यहाँ पे ये गेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड हाउस आपकी वाणी भी है। मंगल वाणी में आके बैठ जाए तो मंगल अग्रेशन है, मंगल एनर्जी है। इसलिए आपको जरूर थोड़ा सौम्य रहने का प्रयास करना चाहिए। मंगल आपके लिए सिर्फ धनेश ही नहीं, द्वितीयेश ही नहीं, आपके लिए नवमेश भी है, 9th हाउस लॉर्ड भी है मीन राशि के लिए। एक तो मंगल आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर का मित्र भी है और धन वाले भाव का स्वामी भी है। धन वाले भाव में जा भी रहा है, भाग्य वाले भाव का स्वामी भी है। तो भाग्य का कनेक्शन धन से, धन का भाग्य से आपके लग्न से बनता दिखता है। इसलिए धन को लेकर के, ये महीने को लेकर के, बिकॉज मंगल नेक्स्ट 45 डेज के लिए वहीं पर है, तो नेक्स्ट 45 डेज के लिए ये वेल्थ अक्यूमुलेशन का काम जरूर कराना चाहेगा आपसे। हैविंग सेड दैट, सिर्फ गोचर ही काफी नहीं है इवेंट्स को बदलने के लिए। गोचर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन इवेंट हो जाएगा, ये दशा आपकी प्रूव करेगी। अगर कहीं से भी आपके धनेश की दशा है कुंडली में जो चल रही है, चाहे भुक्ति हो चाहे अंतरा, फर्क नहीं पड़ता, और गोचर भी आपको साथ दे रहा है, तो ये मान के चले कि ये महीना आपके आर्थिक स्थिति को लेकर एक अच्छा महीना है। ठीक है। सेकेंड हाउस के अतिरिक्त आपके 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र, और ये भी गोचर करेंगे मंगल के गोचर के तुरंत बाद, यानी 14 मई को, 14 मई को ये लोग यानी कि शुक्र जाके बैठेंगे आपके 4th हाउस में। लोग का मतलब गुरु भी वहां बैठा हुआ है। शुक्र गुरु की युति आपके लिए इस महीने देखी जाएगी और 14 मई के बाद देखी जाएगी। चौथे घर में शुक्र गुरु का मतलब धन, वैभव, संपदा, सुख, समृद्धि इत्यादि को लेकर के समस्याएं तो नहीं है। सतकलत्र योग भी बनता है। यहाँ पर समस्या कुछ अगर है तो वो है राहु का 12वें घर में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखना। चौथा घर, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, माता, सुख, समृद्धि, स्थान सुख। तो राहु चौथे घर को देखेगा, विदेश में बैठा हुआ है। ये एक पाप ग्रह है। एक तो स्थान परिवर्तन भी कराता है, दूसरा गृह त्याग योग के साथ साथ इसको बंधु विसत्यकता योग भी बोलेंगे। तो राहु अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देख करके बंधु विसत्यकता योग बनाएगा। इससे आपके चीटिंग के योग ये क्रिएट करता है। ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे खर्च करने को लेके, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में पैसे लगाने को लेके एक बार बिना सोचे समझे और टर्म्स एंड कंडीशंस बिना क्लियर किए हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है।
तो हमने शुक्र के गोचर की हमने बात करी और राहु उसको देख रहा है भोग विलासिता में जाकर के आपके जो इंटेंट है, जो फ्रिक्वेंसी है और बढ़ाएगा। ठीक है, शुक्र आपके लिए 3rd हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस जाके बैठा है, सडन चेंजेस भी कराता है। राहु उसको देख रहा है तो भोग विलासिता की वस्तुओं को लेकर के पैसा खर्चा कराने के योग यहाँ भी बनाता है। थोड़ा सावधानी से ही रखिएगा, क्योंकि राहु उद्विग्न कर देता है व्यर्थ का भोग भोगने के लिए। अब ये घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, ये वस्तुएं हो गई, अन्य भी तरह के भोग हैं, उनको भी जरा संभल के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अनैतिक कर्म करने पर आपको यही राहु बाद में फंसाता भी है। ठीक है, तो शुक्र गुरु की ये युति 4th हाउस है। इसके बाद सूर्य और बुध का जो है ट्रांजिट होगा 15 मई को। सूर्य कौन है आपके लिए? आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, नौकरी वाले भाव के स्वामी हैं। अभी तक तो उच्च में थे, इसके बाद ये शत्रु की राशि पहुंच जाएंगे, 3rd हाउस पहुंच जाएंगे बुध के साथ। बुध कंफर्टेबल है, 4th हाउस लॉर्ड है, 4th के साथ साथ 7th हाउस लॉर्ड है। बुध शुक्र की राशि में कंफर्टेबल होता है। समस्या सूर्य को होगी, सूर्य आपके नौकरी वाले भाव का स्वामी शत्रुवत हो गया। वर्क प्लेस को लेके, सीनियर्स को लेके, बॉसेस को लेके समस्याएं क्रिएट करना। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सीनियर्स का कारक है, घर में बड़ों का कारक भी है, लाइक चाचा का भी, बड़े भाई का भी कारक सूर्य मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य शत्रुवत होने से जो भी आपके घर में, आपके आसपास लीडरशिप अप्रोच रखते हैं, सीनियर्स हैं आपके, उनके साथ संबंधों में कड़वाहटें क्रिएट करने का योग यहाँ बनता है। ठीक है, अब सूर्य के बाद ये तो हो गया इनका ग्रहों गोचर। अब बात करेंगे हम शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये क्या करने वाले हैं आपके साथ। मित्रों देखिए, केतु तो आपके 6th हाउस में ही बैठा है, कर्म स्थान को ही देख रहा है, दिसंबर के 1st वीक तक वहां बैठा है, इसलिए आपको अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के बदलावों की अपेक्षा करेगा। बदलावों की स्थिति क्रिएट करने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप रेगुलर ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, खुद को लेवल अप नहीं कर रहे हैं, तो केतु आपको अनकंफर्टेबल करेगा। और अगर आप कर भी रहे हैं तो भी अनकंफर्टेबल तो करेगा, लेकिन बहुत परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब आप किसी भी फॉर्म में रहें, किसी भी जॉब में रहें, आपको ये वहां से हटने का या अनकंफर्टेबल करने का या एटमॉस्फेयर खराब करने का या आपका मन वहां से हटने का, उचटने का, ऐसा योग्य बनाता है। आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति जॉब स्विच ही कर रहा है, क्योंकि ये लंबा समय है, 1.5 साल का फेज है। लास्ट ईयर के मई से ही यहाँ पर केतु बैठा है और दिसंबर के 1st वीक तक वहां पर बैठा है। इस बीच में तो कराता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इसी महीने कराएगा, राइट। तो इसलिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन जरूर हैं। लेट्स सी कि कैसे दशा आपकी है और वैसा आपके साथ ही काम करेगा। ठीक है, केतु आपके 12th हाउस को भी और 12th के साथ 2nd हाउस को भी देखता है। 2nd हाउस में मंगल पहले से ही है, केतु भी देख रहा है, तो ये अंगारक दोष बनेगा। वाणी को लेकर के बहुत आग मत उगलिएगा, आपके परिवार के लिए ये बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये तो इमोशनल एस्पेक्ट हो गया ना कि आग, फायर एलिमेंट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? गले में, क्योंकि ENT 2nd हाउस आता है, गले में जलन या अन्य कोई प्रॉब्लम जहाँ पे लगे, ठंडा गर्म लगे, इस तरह की चीज़ें भी आपको दांतों में भी, गले में भी लग सकता है। ठीक है, अब राहु की बात करें, राहु आपके 4th हाउस को देखता है। हम पहले बात कर चुके हैं, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में रिलेवेंट खर्चे कराना, धन हानि के योग ये बनाता है। शुक्र को भी देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है। ये राहु 6th हाउस को भी देख रहा है, नौकरी का संबंध विदेश से जोड़ता है। ये राहु आपके अष्टम को भी देख रहा है, आपके स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। डाइट ठीक रखिए, अदरवाइज पाइल्स और ब्लीडिंग के योग आपको बना देगा। ठीक है, अब राहु के बाद, केतु के बाद शनि की बात करेंगे। शनि 3rd हाउस एस्पेक्ट दे रहा है सूर्य को, है ना। अंधक दोष बन रहा है, शोल्डर्स को लेकर समस्याएं क्रिएट होती हैं। और सूर्य शत्रुवत होने के साथ साथ जो भी हमने सीनियर्स की बात करी थी, पिता की बात करी थी या बड़ों की बात करी थी, शनि की दृष्टि पड़ जाने से भी आपको उस प्रभाव में इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखती है। तो यहाँ पर शांत रहने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, आंखों को लेकर के भी थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा, स्क्रीन टाइम को लिमिट करिएगा। ठीक है, अब गुरु की बात करते हैं। गुरु आपके 4th हाउस बैठा, केंद्र में बैठा। 4th हाउस बैठ के 1 2 3 4 5 आपके अष्टम को देखता है, जहाँ पे राहु भी देख रहा है। ठीक है, रिसर्च को लेके, फिलोसफी को लेके, ऑकल्ट को लेके राहु और गुरु क्यूरियस आपको बनाते हैं और वंडर्स भी कराते हैं। अष्टम भाव को लेकर चिंताएं नहीं दिख रही हैं। गुरु का संबंध आपके विदेश से भी बनता है। ठीक है, करियर से भी बनता है और व्यय से भी बनता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो यहाँ पर कुछ दबा पैसा, गड़ा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी मिलने के योग ये गुरु बनाता है। साथ में प्रॉपर्टी इत्यादि पर निवेश भी कराता है, साथ में पैतृक संपत्ति पर कुछ पैसे भी खर्चा आपके कराता है। ठीक है,
ये गुरु का इम्पैक्ट आपके अष्टम भाव में 2 जून तक है। उसके बाद फिर गुरु ट्रांजिट करके उच्च की राशि आपके त्रिकोण में पहुंच करके आपके जीवन को एक नया आयाम देंगे। शनि की 7.5 के मध्य में आपको बड़ी रिलीफ भी देंगे, लेकिन अभी 1 महीना आपको लेकर के चेंजेस और चैलेंजेस का योग ये गुरु भी क्रिएट कर रहा है। पैसे लगाने का, पैसे डुबाने का योग ये गुरु भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो करियर को लेकर गुरु बुरा नहीं है, चीज़ों को ठीक करेगा। शनि भी करियर को देख रहा है। द्विग्रही गोचर सिद्धांत से देखा जाए तो करियर को लेकर आप कुछ बड़ी वंडर्स या चेंजेस के साथ साथ कुछ स्ट्रगल तो रहेगा। शनि की 7.5 है, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पर लैंड होने के योग भी आपको बनते हैं। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया आपके ग्रहों का गोचर जो इस महीने हो रहा था। ठीक है, 11 मई से आरंभ हुआ मंगल का और 15 मई तक गोचर हो जाना है, और जहाँ पे सूर्य आपको 1 महीने का इम्पैक्ट देगा, मंगल 45 डेज का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ उपाय भी हैं जो कुछ थोड़ा ठीक समय ला सकें। देखिए, पहली बात तो शनि का फर्स्ट हाउस का ट्रांजिट है। फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना शारीरिक श्रम कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो जिम करना है, योगा करना है, रनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, इट्स अप टू यू, लेकिन करिएगा ज़रूर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंगल सेकेंड हाउस है, वाणी को ध्यान रखना है, आराम से बात करनी है, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करना है, रिएक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जल की राशि आपकी है, फ्लेक्सिबल काफ़ी हैं आप। येट यहाँ पर जब समय खराब होता है तो संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए धन को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन वाणी को लेकर काम करिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, यानी भगवान शंकर के पूरे परिवार की उपासना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान शंकर तो सब भूतों के स्वामी हैं, सब आयामों के स्वामी हैं। ठीक है, मल्टीपल गैलेक्सीज एक साथ मैनेज करते हैं। ठीक है, तो भगवान शंकर के अलावा गणेश जी से राहु केतु, कार्तिकेय से मंगल आप बैलेंस करते हो। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो आपके लिए भगवान सूर्य के लिए भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नौकरी इत्यादि को लेकर चीज़ों को ठीक करेंगे। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ हर संडे, यह रोज़ कर सकें रोज़ करिए, बहुत टाइम लगता नहीं है, 5-6 मिनट के आसपास टाइम लगता है। ना पढ़ सकें तो सुनिएगा। ठीक है, चाहे वाचन हो या श्रुत्वा, लाभ दोनों का है। भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया करिए और सूर्य नमस्कार भी किया करिए। ठीक है, तो सूर्य के अलावा गुरु के लिए अगर नौकरी की समस्याएं ज़्यादा हो रही हों, कि कर्मेश आपके गुरु ही हैं, तो सूर्य की हमने जो उपासना पद्धति सीखी वो तो है ही। गुरु के लिए थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी काफ़ी शुभ रहेगा। सो चंद्रमा की दिक्कतें अगर ज़्यादा हो रही हो, मानसिक उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा हो, मेंटल इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहा हो, तो डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शीर्षासन करना भी अगर संभव है, उल्टे खड़े होना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके चंद्रमा को काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।